बोल, फिर भूल गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी है वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। चप्पलें पड़ेंगी मुंह पे, इतने जूते पड़ेंगे कि सब भूल जाएगा। हेकड़ी भौंकना भूल जाएगा 2 मिनट के अंदर। इतनी चप्पलें मारेंगे। अगर कोई हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर अगर उल्टी सीधी बात करेगा, मनुस्मृति को लेकर उल्टी सीधी बात करेगा, चप्पलों से मारेंगे, चप्पलों से। इसके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए, हिंदू धर्म के अपमान का। इसको जेल भेजो, ऐसे नहीं मानेगा। इसके मुंह पे थूको, इसके मुंह पर पेशाब करो, इसके पोस्टर लगा कर। कहां लिखा दिखा? तेरा बाप भी दिखा पाएगा? तूने पढ़ा है? 2 कौड़ी का छोकरा, नशेड़ी, इतनी औकात हो गई तेरी? तो हिंदू धर्म ग्रंथ को लेकर ये बोलेगा कि आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ कि बलात्कारियों को छोड़ दो, और बैठकर बाकी सारे नमूने देख रहे हैं। वहीं से उतार के चप्पल फेंक के नहीं मारी इसके मुंह पर। कमाल है, हद हो गया। हिंदू तो इतनी कहीं भी स्थिति हिंदू की, हिंदू सांसद भी चुप बैठे हैं। गजब हो गया साहब। इनको शासन करना है भारत पर, इनको राज करना है भारत पर। क्या बोले, क्या ही करें। ऐसे लोगों को सत्ता चाहिए और तैयारी पूरी है। बाहर वाले अंकल, उसने चिट पहुंचा दी बाहर वाले अंकल ने, चेचक वाले ने, उसी से बोल रहे हैं बस। जो लिख कर दे दिया वो पढ़ते जा रहे हैं बस। कमाल है साहब, इतना बड़ा अपमान और सब चुप। गजब है। मैं तो हैरान हूं देखकर कि लोग चुप कैसे हैं। और कोई मुकदमा नहीं, कोई एफआईआर नहीं। चलिए और आगे भी कुछ कह रहे हैं, देखें। 5000 वर्ष पहले महाभारत का युग हुआ था। महाभारत का महाप्रबंध महाकाव्य लिखा बचा गया। भगवान वेदव्यास कहते हैं दुर्लभ भारतीय जन्म मनुष्य तक दुर्लभ। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। आज जो लोग आतंकवाद को बल को पुष्टि कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती में। तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती में। आज जो लोग आतंकवाद को बल को पुष्टि कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती में। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था। मैं कह रहा भाईजान, इसके लिए आज आप अंडे फोड़ रही हो जी, गलत बात है। ये ऐसे अंडे नहीं फोड़ने देंगे आपको। मैं कह रही हूँ, मतलब दर्द होता है। कोई तरीका है ये है? बताओ। ये अंडे नहीं फूटे तो मेरे को बताओ ना। कमाल है भाई। योगी जी का तो खैर स्टाइल ही अलग है। हाँ, कौन सी जगह थे? कुछ वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में है। सही है, एकदम सही जा रहे हैं भाई। और भी सुने कुछ ज्ञानवर्धन कर लीजिए। दुनिया के वो तमाम लोगों ने जो पहले भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते, भारत का सम्मान हो, भारतवासी अपनी परंपरा पर गौरव के पूरी कर सके। जो लोग पहले भी नहीं चाहते थे, उनके वारिस आज भी नहीं चाहते। पहले विदेशी ताकतें इसमें बैरियर बनती थी, आज उन्हीं के मानसपुत्र उसमें वारिस उस बैरियर बनने को तत्पर दिखाई देते हैं। और मैं आपके सामने इसी बात को रखना चाहूंगा। हम राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य कैसा? दैहिक दैविक भौतिक ताकत। राम राज्य का हो नहीं व्यापार, यानी जिसमें तीनों प्रकार के दुख के लिए, तीनों प्रकार की दरिद्रता के लिए, दैहिक दैविक और भौतिक, यानी 3 प्रकार के जो दुख हैं मनुष्य के सामने। आदि दैविक यानी प्राकृतिक आपदा होते, दैवीय आपदा जो आती, आदि भौतिक जो किसी हिंसक प्राणी के द्वारा प्रदान किया जाता है, के द्वारा प्रदत्त है, कोई हिंसक जानवर है या आतंकवाद भी है, उग्रवाद भी है। और आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक कार्य, गलत खान पान के कारण या जेनेटिक रूप से भी बहुत सारी बीमारियां पूर्व जन्मों के प्रारब्ध का परिणाम होता है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। राम राज्य क्या है? तीनों प्रकार के दुख के लिए वहां पे कोई स्थान नहीं। अपने को तो पता ही नहीं था ये। थैंक यू योगी जी। पूरा सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। शानदार। योगी जी आज एक अलग ही मूड में थे। वो प्रशासन वाला मूड नहीं, वो परिवार वाला मूड।
आपको समझा रहे हैं बड़ों की तरह से। देखिए एजेंडे कैसे होते हैं जरा वो देखिए। आर्टिकल 15 सर, भारत में आज भी गोली चलनी सकते होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ पे अगर सबको 4 मिनट दे दो ये बैकग्राउंड नहीं चलेगा दलितों के साथ। भाई साहब, आप मिले करोगे सबको 4 मिनट दिए तो हमारा अगर मैं बंद कर देता उसको, क्या दलितों सबसे आखिरी नंबर पे अगर बोला कहाँ ये सर क्या मजा कर रहे हैं सर आप? all independent people are having only 4 minutes. You take सर अपने पार्टी का मेंबर सर और जीत के आओ सर, किसी के लिए नहीं आया। 1 minute to finish. सर कल भी बोल सर देखा ले जाते हो आप मौका दो सर। क्या टोन है, क्या जलवा है भाई। हाँ कह रहे अपनी पार्टी से जीत कर आया हूँ। इंडिपेंडेंट हो भाई, पार्टी वाले नहीं हो, सिंगल कैंडिडेट हो। इंडिपेंडेंट में गिनती होती है, आपकी पार्टी को रिकॉग्निशन ही नहीं है। इनको पता ही नहीं, कानून पढ़ा नहीं, संविधान पढ़ा नहीं, पढ़े है नहीं। दलित 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 को बोलना मौका नहीं मिला। अरे 4 मिनट सारे इंडिपेंडेंट को दिया, 5 मिनट ले चुके, इसके ऊपर कितना मिनट लोगे? उन्हें कहा 1 मिनट और ले लो, कंक्लूड करो, 6 मिनट ले लो, चलो। यानी बाकियों से 1.5 गुना टाइम। लेकिन गंद फैलानी है। मैं तमाम सारे जो लोग हैं जो दलित समाज से आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है ये व्यवहार सही है, आचरण सही है, इस प्रकार की गंद फैलाना सही है? और किससे बोल रहे हो आप? सामने जो चेयर पर है ना, वो भी दलित है। सबसे मजे की बात ये, दलित का विक्टिम कार्ड दलित के सामने खेला जा रहा है। किसी ब्राह्मण ने, सवर्ण ने तो नहीं रोका आपको। किसने रोका? दलित ने। किसको रोका? दलित को। क्या बताया? कानून संगत नहीं, तर्क संगत नहीं है। 4 मिनट होते हैं, 5 मिनट बोल चुके, 1 मिनट और ले लो। कपड़े फाड़ रहे, हाय हाय मैं दलित, मैं दलित, मैं दलित। अरे दलित हो तो 4 मिनट के अंदर अपनी बात रखो, रखनी नहीं आती आपको? पता नहीं है 4 मिनट का समय मिला सबको? अनपढ़ हो, जाहिल हो। कमाल है, क्या गजब, फर्जी डिग्री ले लेके लोग पहुंच जाते हैं। चले आगे। हाँ तो फिर मैं कह रहा था, फिर क्या स्थिति है? इधर निकल गया, उधर निकल गया, फलान हो गया, ठिकान हो गया। मैं किरिया भाईजान, हमारी आबादी थोड़ी सी कम है तो तुम दादागिरी कर रही हो। इन्हें कहते हैं नाली के कीड़े। बुरा लगा, अरे तो हम क्या करें? खैर ये बांग्लादेश का सीन नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं, ये आपके वेस्ट बंगाल का सीन बताया जा रहा है। कांथी पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर साहब ये सड़क पर बैठे हुए थे, एक गाड़ी वहाँ से निकली, टकराई भी नहीं, लेकिन लोग प्रॉब्लम क्या हुई, वो भजन बजा रहा था, जो राम को लाए उनको लाएंगे, बस ऐसा मैंने करा। ऐसा शुभेंदु अधिकारी जी बता रहे हैं। फिर क्या था? दनादन लोगों ने गाड़ी तोड़ दी। आप अपनी गाड़ी में ऐसे भजन थोड़ी बजा सकते हो, भजन बजाओगे तो गाड़ी तो टूटेगी। चलिए साहब, दमदारी है, ताकत है, आपकी तरह लुल्लू थोड़ी हैं। ये कौन है? मलका आलिया, आदाब। अबे रुको, ऐसे नहीं, मलका आलिया, आदाब। हाँ भाई साहब, आलमपना की वो हैं। हाँ वो ना, मतलब वो नहीं रखी हुई नहीं, वो कह रही हैं कि हम तो उनके असली वारिस है। सुल्ताना बेगम मलका आलिया, महारानी है, हिंदुस्तान महारानी है। क्या बोलते हैं? सलाम नहीं करोगे? कम वक्त तो सलाम करो। आज बर्तन मांज रहे तो क्या हो गया? कल तक तो बहादुर शाह जफर के हम वो थे, क्या बोले तो वंशज है, वंशज। निकेरिया भाईजान, इसके लिए लाल किला हमारा हमसे छीन लिया था अंग्रेजों ने। पॉइंट बिल्कुल सही। अगर हम पुरानी चीज़ों को क्लेम करते तो ये भी कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने क्लेम किया, बहरहाल कोर्ट ने इनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। बोले 1857 में अंग्रेजों ने हमसे फोर्सफुली लाल किला छीन लिया था। बिल्कुल सही बात है, फोर्सफुली छीन लिया था। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला? ये मलका आलिया आपसे थोड़ी सी गलती हो गई। भारत जब आज़ाद हुआ तब आपने एक चीज़ सुनी नहीं कि जिन राजाओं के पास भी किले थे, किले सेना को दे दिए गए, सेना की संपत्ति हो गए किले, इक्का दुक्का को छोड़ के। भारत में, पूरे भारत में सारे किले सेना के पास हैं। ठीक है, तो आपका होता भी, अगर आपका भी उस पर राइट होता, अगर आपका कब्जा होता, अंग्रेजों ने नहीं छीना होता, तो भी आपका नहीं रहता। ठीक है, पहली बात आज़ादी के समय। दूसरी बात, आपका जो महल था ना मलका आलिया, वो सारे महल भी अटैच कर लिए गए थे बाद में। ये महल भी जो है राष्ट्रीय संपत्ति है। इक्का दुक्का राजा बचा पाए थे, और वो उसमें ग्वालियर और जयपुर राजघराना जिन्होंने ट्रस्ट बना दिया था, जो समझदार थे, पढ़े लिखे थे। किला भी बचा लिया ग्वालियर वालों ने, तो उस पर अपना स्कूल खोल के। पहला एकमात्र ऐसा है जो किला बचा लिया आपने। मेरे ख्याल से भारत में शायद दूसरा कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा। तो जो समझदार थे उन्होंने कानून का सहारा लेकर जो है ट्रस्ट बनाकर अपनी ज़मीन भी बचा ली, आज़ादी बचा ली, बाकी सबका चला गया। तो मलका आलिया का चला गया, क्योंकि अगर आपका होता भी, अंग्रेजों ने नहीं लिया था, तो भी आपसे जाता है, इसलिए केस खारिज हुआ। ठीक है, तो बाकी मलका आलिया सॉरी मैं कह रहा था, वो बहुत दुख हुआ। हाँ, इतना बड़ा लाल किला चला गया हाथ से। कहाँ से लाई थी? अरब से लाए थे, ऐसे रोल करके लाए, वो चटाई की तरह से बिछा दिया होगा, तो खुल गया पक्ष से लाल किला। किसका लाल किला? पत्थर कहाँ से आया? मजदूर कहाँ से आए? बनाया किसने? पैसा किसका लगा? हमारे टैक्स का पैसा, हमारे पत्थर लगे, हमारे मजदूर। मलका आलिया करेंगे हमारा। मलका आलिया ऐसा मत करो आप। उस समय राजा होता था, वो सरकार होता था, तो यानी सरकारी था वो, और आज भी सरकारी है, आपका प्राइवेट नहीं था। राइट, ठीक है, चले आगे। तो मलका आलिया का आप लोग जन्नत नसीब नहीं होगी। मलका आलिया का खा लिया आपने किला। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, डिसीजन नेस्ले के खिलाफ दिया, और नेस्ले के खिलाफ डिसीजन देने का नतीजा ये हुआ कि
स्विट्जरलैंड ने आपसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस छीन लिया। ये हालत है। ऐसा कैसा आप काम कर रहे थे? ऐसा क्या कर रहे थे कि आप यही पता नहीं चला आपको कि आप क्या क्या चल रहा क्या नहीं? तो अब जो है बात ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है और उस पर जो उन्होंने एक्शन लिया, अपनी एक कंपनी के लिए खड़े हो गए। भारत अपनी कंपनियों के लिए कभी खड़ा नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। भारत अपनी कंपनियों के लिए कभी खड़ा नहीं होता। ऐसा भारत के साथ आप कभी नहीं देखेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ये तो पहलू है, लेकिन ये भटकाने वाला पहलू भी हो सकता है। आप लाइन से भटक रहे हैं, लाइन पर वापस आ जाइए। आखिर क्या हुआ ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो टैक्स की जो रियायत मांगी है वो रियायत गलत है, क्योंकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में डुअल टैक्स ट्रीटी साइन हुई जिसमें डबल टैक्सेशन ना हो, ठीक है? तो वो टैक्स ट्रीटी साइन हुई, मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा मिला, और स्विट्जरलैंड ने भारतीय जो कंपनी है उस पर 10 की जगह 5% टैक्स लगाना शुरू किया। टैक्स विदहोल्डिंग जिसे बोलते हैं, और पैसा निकालते हो तो टैक्स विदहोल्डिंग में पैसा काट लेते हैं, यूट्यूबर्स सभी काटते हैं, है ना? तो उसमें वहाँ जाकर आपको ये बताना होता है कि नहीं, हम उस देश से आते हैं जहाँ टैक्स ट्रीटी है, ताकि वो आकलन कर सके कितना टैक्स हमने छोड़ा और कितना हमारे को छोड़ा। तो स्विट्जरलैंड ने तो छोड़ दिया कंपनियों के लिए। भारतीय कंपनी, स्विट्जरलैंड की कंपनी जब भारत में काम करने हैं तो उन्होंने बोला भाई हमारी टैक्स इतना नहीं, इतना बनता, आधा टैक्स लगेगा हमारा। टैक्सेशन अथॉरिटी आपकी गजब है, उन्होंने पूरा ठोक दिया। आपका प्रधानमंत्री, आपका विदेश मंत्री साइन करके आ रहा है, आपका वित्त मंत्री साइन कर रहा है, एग्रीमेंट हो गया, और आपने उसके बाद में पूरा टैक्स ठोक दिया। मामला कोर्ट गया, निचली कोर्ट ने खिलाफ में दिया, हाई कोर्ट ने माना, बोले नहीं, मोस्ट फेवर्ड नेशन की टैक्स ट्रीटी साइन है, आपको छूट देनी पड़ेगी। नेस्ले ने जितना टैक्स भरा सही भरा, गलत नहीं भरा। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट बोलता हाँ ठीक है सही बात है, लेकिन नोटिफिकेशन कहाँ? नोटिफिकेशन तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर जो है फटाक से बोल दिया, बोले नहीं गलत है, आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है सरकार की तरफ से। लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट गलत है, मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट सही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो कागजों के आधार पर है। कागज जो कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, सिस्टम को समझिए। कोई भी चीज़ जो जब तक नोटिफाई ना हो, पहले गजट पब्लिकेशन होना चाहिए, गजट पब्लिकेशन के बाद नोटिफाई होगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भारत सरकार के द्वारा कि अब से ऐसा होगा। तो नोटिफाई नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं निकला, गलती किसकी है? सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है। सरकार को चाहिए, इसमें पूरी गलती भारत की है, और सरकार को चाहिए कि नोटिफिकेशन निकाले, डिपार्टमेंट्स को बताए, और पिछले डेट से प्रभावी फ्रॉम बैक डेट, और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे कि सर हमसे ये गलती हुई है, नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाना हमारी गलती थी, नेस्ले की इसमें गलती नहीं है। आप हर किसी से पंगा नहीं ले सकते और अपनी गलती पर मूंछों पर ताव देकर दादागिरी नहीं कर पाओगे, ठीक है? बिजनेस है, बिजनेस की तरह से चलेगा, बराबरी से चलेगा। स्विट्जरलैंड ने जब आपको एमएफएन का स्टेटस हटाया है तो उसने ये कहा है कि हम आपको कंटिन्यूस आपको रियायतें दे रहे हैं, आपकी तरफ से रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा वो सम्मान, आप हमारे बिजनेसमैन को नहीं दे रहे, तो इसलिए हम आपको हटा रहे हैं, ठीक है? तो ये बेवकूफियां जरा कम हो, और वहाँ जाकर स्विट्जरलैंड से भी आपको माफी मांगनी चाहिए कायदे से कि भाई हमसे गलती हुई है, और जो बाबू इसमें इन्वॉल्व है उनको बाहर करो बर्खास्त करके। ऐसे थोड़ी होता है कि आपकी कंपनी को रियायत दे रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, और आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का उसको दर्जा उसने आपको दे रखा है, और आप उसकी कंपनी से पूरा टैक्स ठोकते जा रहे हो, टैक्स विदहोल्डिंग करते जा रहे हो। कैसे कर लोगे आप? ये तो गलत है, गलत गलत है, भले भारत हो चाहे कोई भी हो। यहाँ गलती भारत की है, भारत के बाबुओं की है, ना इसमें सुप्रीम कोर्ट की गलती है, ना इसमें किसी और की कोई गलती है, ठीक है? क्या जानबूझकर किया गया क्या? वो कोई वो जो घुसे हुए मोल्स है वो तो नहीं, ट्रोजन हॉर्सेस नहीं? एक बार चेक करा लेना। ऐसा तो नहीं पता चला ऐसा करने के बाद पैसे मिल गए, किसी को नोटिफिकेशन मत निकालो, इसी के पैसे मिल गए। आवश्यक है समझना। अच्छा, कोई कहानी सुनाता हूँ, पेमेंट की कहानी सुनाता हूँ। एक कंपनी आई, कंपनी ने अच्छा राइज किया, उसको सरकार की बैकिंग थी। सरकार ने कहा कि आपको इनको ऐड भी देना है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ने लगा, एक कंसोर्टियम भी बन गया, एडवर्टाइजर्स कंसोर्टियम। किसको ऐड देना, किसको नहीं देना, वो कंसोर्टियम डिसाइड करता था कॉर्पोरेट्स के लिए, और वो उनको ये समझाते थे कि हम तुम्हारी सेल बढ़वा देंगे, तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा पैसा तुम कैसे कमा सको हम बताएंगे, तो कहाँ देना, कहाँ नहीं देना, कहाँ विवाद है वहाँ नहीं देना। वो जो कंपनी थी जो चल रही थी बढ़िया तरह से, उस कंपनी को किसी और ने खरीद ली। जब उस कंपनी को किसी और ने खरीदा तो एडवर्टाइजिंग कंसोर्टियम जो है उसने उसके एड्स बंद कर दिए। 90% जो रेवेन्यू आ रही थी वो एड से आ रही थी, ऐड हो गए बंद, 90% के रेवेन्यू का लॉस हो गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नुकसान हुआ। क्या करें, बड़ी दुविधा में फंस गए। डायरेक्ट मार्केटिंग कितनी कर लोगे आप, संभव नहीं है। फिर जो उस कंपनी ने कोर्ट केस किया, कोर्ट में गए कि आप इस तरह से किसी को रोक कैसे सकते हो कि इसको ऐड मत दो। उस कंसोर्टियम के खिलाफ गए, उस माफिया के खिलाफ गए जो एडवर्टाइजिंग माफिया है। कोर्ट में मामला गया, बहरहाल वहाँ से वो मामला रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद में जो कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, गलत है। इस बीच में उस कंपनी ने क्या किया, बचने के लिए, सर्वाइवल के लिए, उसने लोगों से डायरेक्ट पैसा लेना शुरू कर दिया कि आप मुझे डायरेक्टली पे करो, और मैं आपको आपका ही ऐड करूँगा, आप तो अपना ऐड इसको करना हो, डायरेक्टली आ जाओ, डायरेक्टली पे करो मुझे। वो कंपनी सर्वाइव कर गई, उसने डायरेक्टली पैसा लिया। कंपनी का नाम है ट्विटर, जिसे आज एक्स के नाम से जाना जाता है। एलन मस्क ने जैसे इसको लिया तो चारों तरफ से उसके एडवर्टाइजमेंट्स को ब्लॉक कर दिया कि हमने आपको ये 1.5-2 साल पहले पूरी कहानी दिखाई थी। और उसके बाद में एलन मस्क ने एक दूसरा रास्ता ढूंढा, और वो था ब्लू टिक बेचने का, जो पहले बिकते नहीं थे। एलन मस्क ने ब्लू टिक बेचना शुरू कर दिया। ब्लू टिक से एलन मस्क की अच्छी खासी कमाई हुई, जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान खत्म हो गया। यानी ब्लू टिक जो बेचना शुरू किया उसका फायदा क्या मिला, उन्होंने सीधे बोला हमें एडवर्टाइजमेंट से कोई, अगर एलन मस्क का एक इंटरव्यू उसमें बाकायदा उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुझे पैसे से दबाना चाहता है, एडवर्टाइजमेंट के दम पर दबाना चाहता है, तो आई विल टेल देम टू फक ऑफ, ठीक है? और ये उन्होंने नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी के लिए कहा था। उन्होंने सोचा कि आज नेस्ले की बात हो रही है, एक और बात हो जाए, जब उन्होंने बोला कि हम तो ऐड नहीं देंगे, सब बंद कर देंगे, तो उन्होंने बोला फक ऑफ, फक योरसेल्फ, भागो यहाँ से। उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल लिया, डायरेक्टली लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिया, और कंपनी को चलने नहीं, कंपनी उसी समय दिवालिया हो गई होती, बंद करना पड़ता है एक्स, और यही लोगों की इच्छा थी बंद कर दिया जाए। आज एक्स पहले से कई गुना ज़्यादा स्वतंत्र है, इम्पार्शियल है, पहले से कई गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा पहले के मुकाबले, क्योंकि वो आपसे डायरेक्टली पैसे दे रहा है, आपसे पैसे ले रहा है और अपनी कंपनी को चला रहा है। यूट्यूब भी हमको हमारे 100% वीडियोज़ को येलो डॉलर में डालता है। कोई इनकम हमको यूट्यूब के एडवर्टाइजिंग, जो आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यूट्यूब पे वीडियो बना तो उससे पैसा आ रहा है, हमको कोई इनकम नहीं होती है यूट्यूब से, एक नए पैसे की इनकम हमको नहीं होती है, ठीक है? क्लियर? यूट्यूब वीडियो से। दूसरी बात पर आते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है, हमारी जो इनकम होती है वो सुपर चैट से होती है, हमारी जो इनकम होती है डायरेक्टली आप पेमेंट करते हो वहाँ से। इसलिए हम लोगों से बोलते हैं कृपया कर अपना डायरेक्टली पेमेंट आप कर दें। सवाल ये उठता है कि
जो मेथोडोलॉजी जो है पेमेंट की, मैं बहुत सारे लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ, फिर से एक बार निवेदन करता हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आता, शायद हो सकता है वो ज़्यादा स्मार्ट है या हो सकता है उनको पता ना हो कि दुनिया में क्या चीज़ कैसे चल रही है। कुछ लोग 1 रुपये 10 रुपये 20 रुपये पेमेंट करते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कृपया अगर आप बिल्कुल भी पेमेंट ना करें। हमारी फीस मिनिमम 500 रुपये है। जिसको 1000 देनी 1000 देता है, जिसको 2000 देनी 2000 देता है, जिसको 5000 देनी 5000 देता है, जिसको 10000 देनी 10000 देता है। वो क्यों? क्योंकि देखने वाले तो बहुत है, देने वाले नहीं है। देने वाला 1% भी व्यक्ति नहीं है, उनका कंपनसेशन बेचारे वो लोग करते हैं, है ना। तो विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय कंट्रीब्यूटर्स, आप लोग की वजह से ये लाइव चलता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहें और अपना कंट्रीब्यूशन इसी प्रकार करते रहें। एक सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, जो लोग 10 रुपये 1 रुपये देते हैं, आप अगर अखबार भी खरीदने जाते हो ना, सर एजेंडे वाला, मैं तो बिना एजेंडे की न्यूज़ देता हूँ, उसके भी 300 रुपये होते हैं महीने के, है ना, वो भी 300 रुपये आपसे ले जाता है, राइट। हम तो बिना एजेंडे की न्यूज़ देते हैं आपको, अखबार से ज़्यादा न्यूज़ देते हैं। हम जो न्यूज़ देते हैं बाद में अखबार में छपता है और 2-2.5 घंटा कंटिन्यूस सारी न्यूज़ पढ़ के आपको सुनाते हैं, उंगली रखकर पढ़ के सुनाते हैं। एक असिस्टेंट भी आपने रखा हुआ न्यूज़ के लिए। तो कृपया कर पेमेंट बिल्कुल मत करें आप, ठीक है। तो उससे हमको प्रॉब्लम होती है। क्यों मना कर रहे हैं? उससे हमारे को समस्या होती है, आपकी वजह से ट्रांजेक्शन बढ़ जाते हैं हमारे, और जो ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं हमको बहुत महंगा पड़ जाता है वो, है ना। तो इसलिए सबसे निवेदन है, कृपया हर महीने अपना पेमेंट करें और सही न्यूज़ लीजिए। एडवर्टाइजर्स के बोझ तले ना किसी मीडिया हाउस को दबाइए, ना प्लेटफॉर्म को दबने दीजिए, और ना ही आपके लिए काम करने वाले को दबने दीजिए, ठीक है। और जिनके पास पैसा नहीं, जो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक काम तो कर सकते हैं, अपने ग्रुप बना ले बहुत सारे, उसमें शेयर करते रहे, कम से कम लोगों तक बात तो पहुँचाए। माना कि आपके पास पैसे नहीं है, मेहनत तो कर सकते हैं अपन, तो मेहनत कर ले, ठीक है। 2.5 घंटे का लाइव देखने के लिए आपको कम से कम 250-300 रुपये का रिचार्ज भी कराना पड़ता होगा हर महीने। आपके पास मोबाइल फोन है तो ये भी इस बात का सबूत है कि पैसे तो सबके पास है, देना नहीं है, बात एक अलग है, वो आपकी। ये QR कोड है, इसको स्कैन करके पेमेंट करना है बाबू, फ्री में नहीं देखना है, फ्री वालों के लिए नहीं है लाइव। स्टूडेंट्स जो है, बाकी जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाला है, लेकिन बाकी पैसा देना है। ये पहला ऐसा लाइव है यूट्यूब पर जो पैसे लेता है, बताऊंगा क्यों। तो QR कोड को स्कैन कर देगा, अपना पेमेंट कर देगा, जो भारत के बाहर वो patreon.com/पेपal.me/पर जाकर ध्यान से अपना पेमेंट करें।